अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। कराची के मसाइल के हल के लिए गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुलाकातों और कमेटी के क़याम की मुसलसल खबरें आ रही थी। कहा गया कि पीपल्स पार्टी MQM और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक एडवाइजरी कमेटी कायम करने पर इत्तफाक हो गया है, मगर पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसी किसी भी कमेटी और मुआहदे की तरदीद की गई। वाज़े किया गया कि सूबे से मुतालिक मामलात की सरबराही सिंध हुकूमत करेगी और अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स किसी से शेयर नहीं करेगी। मगर अब वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान कराची के मसले के हल के लिए 6 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर इत्तफाक हो गया है और आज इसकी तस्दीक खुद वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान की जानिब से की गई है। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़ीर असद उमर, अली जैदी और MQM के रहनुमा अमीनुल हक से मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी और चेयरमैन NDMA ने भी शिरकत की और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर इत्तफाक हुआ। इस कमेटी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक शामिल होंगे। कमेटी सिंध में वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट से मुताल्लिक राब्ता रखेगी। अहम बात यह है कि इस कमेटी का कोई सरबरा नहीं बनाया गया है। इस हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना था कि 6 रुकनी कमेटी बना दी गई है जिसका कोई कन्वीनर नहीं होगा। उन्होंने वाज़े किया कि यह सियासी जमातों की नहीं बल्कि वफाकी और सूबाई हुकूमत की कमेटी है। चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो लीड कर रहे थे सिंध के डेलीगेशन को। ये हमारी शायद तीसरी मुलाकात थी। 6 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फ़ैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, जो भी कराची से ताल्लुक़ रखता है उसको पता है कि कराची जो है वो पानी के लिए तरसा हुआ है। दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी, उसकी निकासी है, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है और उसके अलावा उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इसको तीसरा सॉलिड वेस्ट नालों की सफाई का काम है। वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई हैं उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम है। वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है कि दोबारा वहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो सके। पाँचवीं वो सड़कें, कुछ खुसूसी सड़कें ऐसी कराची के सड़कों का भी बहुत बुरा हालात है। सो वो जो प्रायोरिटी कुछ रोड्स हैं वो आइडेंटिफाई की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के बड़े शहरों में से एक, और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निज़ाम वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये अब कमेटी बन गई है, इस पूरे मामले पर अब एग्जीक्यूशन कैसे होगी? सिंध हुकूमत का कहना था कि सियासी जमातों की नहीं वफाकी और सिंध हुकूमत की कमेटी हो सकती है, तो वो हो गई है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें कराची के लिए बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल भी किया गया है। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया, आप आज मीटिंग में भी थे, आप कमेटी में भी हैं। ये अहम डेवलपमेंट है। अब क्या समझा जाए कि जिन 6 एरियाज़ की बात की गई है, इन 6 शोबों में काम होगा, आप मिलकर काम करेंगे, फंडिंग भी मिलेगी, आप लीड करेंगे और फिर मसाइल हल होंगे, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों ने अपना फ्रेमवर्क भी बना के दोबारा मिलना है। देखिए शाहजेब, सूबा सिंध की हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं और ये जो आपने चीज़ें बताई वो इनके मुतल्लिक ही हैं। हमने ये तमाम तफसीलात शेयर की फेडरल गवर्नमेंट से और उनको बताया कि हम किस तरह, हमने जो टाइमलाइन थी वो भी बताई, जो रुकावटें थी वो भी बताई, जो प्रोजेक्ट्स हमारे डिले हुए हैं वो भी उनको बताया कि उसके असबाब क्या थे। और इस कमेटी का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि जो मंसूबे सूबाई हुकूमत के हैं और वफाकी एजेंसीज की कहीं ना कहीं हमें NOC की ज़रूरत पड़ती है, ECNEC से मंजूरी ज़रूरी होती है, CDWP से मंजूरी ज़रूरी होती है। कराची में ख़ास तौर पे बहुत सारे वफाकी इदारे काम कर रहे हैं, बहुत जगह वो प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो उन तमाम मुश्किलात को दूर करेंगे वो तमाम अरकान जो इस कमेटी में फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वैसे मगर आप लोग कहते हैं ना फंडिंग का मसला है, वफाकी हुकूमत कहती है मगर फंडिंग देती नहीं है। वफाकी हुकूमत का ज़ाहिर ट्रस्ट का एक मसला था, वो क्या हल हो गया? अब क्या ट्रांसपोर्ट बेहतर हो जाएगी, सफाई इस शहर में हो जाएगी, पानी इस शहर के लोगों को मिलेगा, ये मसले हल हो जाएंगे अब? नहीं, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सूबा सिंध की हुकूमत ने जो शुरू किए हैं ख़ासतौर पे कराची के लिए, जिसमें तकरीबन 200 अरब रुपए हम खर्च करेंगे कराची में अगले कुछ बरसों में। उसमें येलो लाइन जो बस का मंसूबा है वो भी है, रेड लाइन बस का जो मंसूबा है वो भी है,
जो केसीआर एक्चुअली जो नई दुनिया के मुताबिक जो केसीआर चलनी है, जो सीपेक के अंदर शामिल है, तकरीबन $2 अरब का वो मंसूबा है, वो सीपेक के अंदर शामिल है। इसी तरह कुछ मंसूबे एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताबुन से हम कर रहे हैं, कुछ मंसूबे हमारे प्रोविंशियल एडीपी के अंदर शामिल है, जिसमें शेयरिंग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की होनी है, जिस तरह K4 है, S3 है, इस किस्म के मंसूबे। तो हमारे जो मंसूबे चल रहे हैं उनके अंदर फंडिंग की सोर्स पहले से आइडेंटिफाई हुई है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग हमने बताई है। कुछ फंडिंग्स का भी रिक्वायरमेंट है, वो हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट उसके अंदर कर दे या फेडरल गवर्नमेंट अपने और प्रोजेक्ट लेकर आ जाए, तो हम फिर कहीं और से उनकी फंडिंग अरेंज करेंगे। सब बॉटम लाइन कराची के शहरियों के लिए क्या है? वफाक ने ग्रीन लाइन शुरू किया नून लीग के दौर में, आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। आप लोग तो ट्रांसपोर्ट का कोई प्रोजेक्ट सिरे से दे ही नहीं पाए कराची के लोगों को, तो आने वाले दिनों में उन्हें कुछ मिल जाएगा? जो वादे किए गए वो पूरे होंगे? वफाक अपने वादे पूरे कर ले, सिंध हुकूमत अपने वादे पूरे कर ले और कराची के शहरियों को कुछ मिल जाए? हमारे मंसूबों में ताखीर हुई है तो उसके असबाब भी हैं, और हम खुद ये चाहते हैं कि ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, और ये इसको इस स्टेज पर लाने के लिए कि वो एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं, उसमें 2-3 बरस लग जाते हैं और उस पीरियड से हम निकल आए। अब तकरीबन जो बड़े मंसूबे हैं वो एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं। उसमें KWSSIP का प्रोजेक्ट हो, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से, क्लिक का मंसूबा हो जिसके अंदर हम जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है नीचे, उसको हम इनहांस करने जा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने जा रहे हैं, वो बहुत बेहतर हो जाएगा उससे। उसके अंदर अच्छा खासा फंड डेवलपमेंट का जो निचली सतह पर DMCs को और UCs को खर्च करना है, वो हमारे पास तकरीबन एग्जीक्यूशन की तरफ चले गए हैं। स्वीप का मंसूबा है जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये नालों की सफाई का छोटा सा पोर्शन उसके अंदर है, वो हम काफी आगे तक चले गए हैं। तो हमने तो जो मेहनत की है पिछले साल 2 साल में, अब वो मटेरियलाइज होने जा रही है। सब अगर टाइमलाइन के साथ बता दें, क्योंकि पहले ही कराची के लोग महरूम महसूस करते थे पंजाब की 3 मेट्रो देखकर, अब तो पेशावर में भी BRT आ गई है। कराची बहुत बड़ा है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू भी कमाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो कब तक ये चीज़ें मैसर आ जाएंगी? कोई टाइमलाइन आप लोगों ने सेट की है? येलो लाइन पे तो काम भी जल्द शुरू हो जाएगा और जाहिर है कि उसको मुकम्मल होने में 2-2.5 बरस का टाइम यकीनन उसमें लगेगा, अगर और कोई बड़ी रुकावट उसमें नहीं आती। रेड लाइन को कुछ अर्सा लगेगा शुरू होने में, वो हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम जो बसेस वाला काम था, मैं दोबारा आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि महीने में आएंगी, 2 महीने में आएंगी, 3 महीने में आएंगी, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं। जो रुकावटें थी उसको हमने दूर करने की कोशिश की है और नई अच्छी उसमें पार्टीज इंटरेस्टेड है जो काम करना चाहती हैं। अब KCR में जो प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त, वो सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर है उसमें चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि जो पुरानी KCR चलती थी हम उसको रिस्टोर करें, जबकि हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कोशिश करेंगे उसको रिस्टोर कर ले, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है शायद कराची में ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए। हमें जो बदलती हुई दुनिया है, जिस तरह मॉडर्न लाइंस पर दुनिया में ये जो रेलवे लाइंस चलती हैं, लाइट ट्रेन चलती हैं, हमें उसी तरह का प्रोजेक्ट हमारा है और उसको मुकम्मल करने में यकीनन हमें कुछ वक्त लगेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का ये रहता है हुक्म फील्ड में जो है कि पुरानी KCR चलानी है, तो फिर यकीनन वो जो नई KCR हम बनाना चाहते हैं उसमें मुश्किलात आएंगी जरूर। बहुत शुक्रिया, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि अब वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर कराची के जो मसाइल हैं उन्हें हल भी करें, ये कमेटी फाइनली कुछ डिलीवर भी करे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ना सिर्फ उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस का दिफा किया, बल्कि यकीन दहानी भी कराई कि वो वज़ीर आला ही हैं, उनकी अपनी पार्टी में लोग उन्हें रिप्लेस करना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब के केस को भी मजाक करार दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े सूबे को के वज़ीर आला को बुलाकर शक पैदा कर दिया गया। नैब जो केसेस अपोजिशन के खिलाफ बनाती है, हुकूमत उन्हें दुरुस्त समझती है, उन केसेस की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, मगर अपने खिलाफ केसेस में हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। नैब ने 2 साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी और एक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना केस बनाया। इसी तरह नैब ने एक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी के खिलाफ MDPSO की तकरीरी पर केस बना दिया। मगर जब नैब ने इमरान खान पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया तो तहरीक इंसाफ ने नैब केस को फजूल करार दे दिया। मैं ये समझता हूँ ये एक नैब के अपने जो प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस की तौहीन है कि इमरान खान के ऊपर आप एक बिल्कुल फजूल मुकदमे को लेके 1.5 साल से आप बैठे हुए हैं, ना आपसे कोई कॉन्क्लूड हो रहा है। आपकी अपनी कारकर्दगी, अगर चेयरमैन साहब जो हैं नैब की अपनी कारकर्दगी के ऊपर देखें तो जो ये जो केसेस हैं इससे नैब की तौकीर में कोई इजाफा नहीं होता। जो वो फरमा रहे थे कि इससे एक इज़्ज़त में इजाफा होता है कि वज़ीर आज़म भी सामना कर रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी
सामना कर रहा है। जी बिल्कुल भी इससे तौकीर में इजाफा नहीं होता। इससे लगता यह है कि आपका निज़ाम इस कदर एक इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप वज़ीर-ए-आज़म के मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर 27-28 लाख के ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है 1.5 साल से मुकदमा लेके बैठ जाएगी। ना कोई मुकदमा है, ना कुछ है, ना आपसे चल पा रहा है। जब खुद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबाई वज़रा पर मालम जब्बा केस में ठेके पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा तो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सीनियर वज़ीर आतिफ खान ने नैब पेशी के बाद नैब केस पर सवालात उठाए। कोई ये कह दे कि जी मैंने किसी को प्रेशराइज किया हो कि जी ये ठेका इनको दे दें तो फिर मैं कसूरवार हूं। कोई ये कहे कि जी मैंने किसी गलत काम का उनको बोला है तो फिर मैं कसूरवार हूं। अगर सिर्फ इस वजह से कि जी मेरे रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार तो आपके भी बहुत होंगे। अगर कोई आपका रिश्तेदार कोई काम करता है तो उसके लिए आप तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो मैंने उनको ये कहा कि जी आप पहले ये डिटरमिन करें कि कोई गलत काम हुआ है कि नहीं हुआ। फिर दूसरे नंबर पे अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसमें मेरा क्या रोल बनता है, आया मैं कोई गलत काम का हिस्सा रहा हूं या नहीं रहा हूं। ये सिंपल सी बात है। दिसंबर 2018 को ये पेशी हुई। एक के बाद एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा को इस केस में बुलाया गया, मगर अब 20 महीने हो गए हैं। इस केस में कोई पेशरफ नहीं हुई। हालांकि चेयरमैन नैब ने कहा था कि इस केस में नैब का रेफरेंस तैयार है। इसी तरह जब पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को पेशावर मेट्रो मनसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई और तहकीकात के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया। इसी तरह अपोजिशन के तकरीबन तमाम अहम रहनुमाओं के नाम ECL में है। जब नैब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूस जुल्फ़ी बुखारी के खिलाफ तहकीकात की, उनके खिलाफ केस की खबरें मीडिया पर लीक हुई, वो कितने नाराज़ हुए। अपोजिशन नैब पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाती है, मगर खुद हुकूमती अराकीन ने भी सवाल उठा दिया। तहरीक इंसाफ ने जब पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब कर रही थी तो उन दिनों में नैब ने बार बार अलीम खान को तलब करना शुरू कर दिया। फिर जब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हो गया तो नैब ने उन्हें बुलाना छोड़ दिया। ये बात खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने कही। नैब गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ब्यूरोक्रेट्स को गिरफ्तार करती रही। फवाद हसन फवाद और आहद चीमा को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ इल्ज़ामात को दुरुस्त कहती रही, मगर खुद तहरीक इंसाफ के दौर में ब्यूरोक्रेसी को नैब से शिकायत हुई और ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। ये बात खुद वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने बताई और शिकायत नैब से ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स अप कर दिए हैं और कोई दस्तखत नहीं कर रहा ब्यूरोक्रेट्स। मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूं कि ब्यूरोक्रेसी के खदशात दूर करने होंगे और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरेंडर किए बैठी है और दस्तखत नहीं कर रही और फाइलों को वैसे ही घुमा रही है। इसी तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बिजनेस कम्युनिटी और प्राइवेट सेक्टर को नैब से शिकायत हुई तो वफाकी वज़रा ने इस शिकायत का भी इजहार किया। ये कारोबारी तबके, 2 प्राइवेट पार्टीज का प्राइवेट डिस्प्यूट, उसके अंदर नैब घुस गई है। ओपन एयर में बोल रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में ये नैब का कानून जो प्राइवेट सेक्टर के पीछे जाना शुरू हो गया है, इसके अंदर तरमीम की जरूरत है। You have to now stop this thing. NAB is for something else, not for every single businessman. अब तहरीक इंसाफ ने अपनी 2 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में नैब की कारकर्दगी को अपनी कारकर्दगी के तौर पर शामिल किया है। हालांकि गुज़िश्ता माह जब सुप्रीम कोर्ट ने नैब के हवाले से फैसला दिया था और काफ़ी बातें कही गई नैब के हवाले से, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा था कि तहरीक इंसाफ के एहतसाब के बयानिए को सबसे ज़्यादा नुकसान ही नैब ने पहुँचाया। जब इल्ज़ाम अपोजिशन पर हो तो तहरीक इंसाफ नैब के इल्ज़ामात का दिफा करती है, मगर जब खुद तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगे तो नैब की कारकर्दगी पर शक किया जाता है, केसेस पर सवाल उठा दिया जाता है। इन सब का मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर नैब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो केसेस बनाए हैं, वो दुरुस्त है। मगर इसी तरह के इल्ज़ामात जब अपोजिशन पर लगते हैं तो तहरीक इंसाफ उन्हें मिनोअन दुरुस्त समझकर बयानियाँ बना देती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे मिफ्ता इस्माइल, 5 माह कैद में रहे साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की कारकर्दगी पर। हम उनसे पूछेंगे कि वाकई हुकूमत की कारकर्दगी इसलिए बुरी थी क्योंकि नून लीग ने बहुत बुरे हालात छोड़े थे, जैसा कि हुकूमत ने यह दावा किया है। तो हुकूमत के सवालात रखेंगे हम मिफ्ता इस्माइल के सामने एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा एतमाद है और एतमाद की वजह यह है कि उनका ख्याल है कि यहाँ से चीज़ें बेहतर होंगी, यहाँ से मईशत बेहतर होगी। हमें बहुत बुरे हालात में मईशत नून लीग ने दी थी, अब हमने चीज़ें ठीक कर दी हैं, यहाँ से तरक्की का सफ़र शुरू होगा। असद उमर साहब ने कहा कि कप्तान क्रीज पर सेट हो चुके हैं, यानी कि वज़ीर आज़म, और अब यहाँ से मईशत में बेहतरी आएगी। तज्ज़ियाकारों का भी ख्याल है कि जो बॉटम था, जो वर्स्ट था, वो मईशत ने देख लिया है। 2 साल की बुरी कारकर्दगी, यहाँ से चीज़ें बेहतर होंगी। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना, जिन्होंने नून लीग के दौर में बिल्कुल आखिर में जो वज़ीर ख़जाना थे, मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, और 5 महीने वो जेल में रहे।
और 5 महीने ही वो वज़ीर ख़जाना रहे, जैसा कि आज उनकी तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया। मिस्टर इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया, आप ज़ाहिर बहुत अरसे बाद मीडिया पर आए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत पर आपने कड़ी तनकीद की है। हुकूमत मुतमईन है और उनका कहना है कि हमें बहुत बुरे हालात में चीज़ें मिली थी, 2 साल में हमने फिक्स की हैं चीज़ें, यहाँ से चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। अगर जुलाई का डेटा भी देखें हम, सेल्स में इजाफा हुआ है, सीमेंट, स्टील, दूसरे मामलात में वज़ीर आज़म का कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे बड़ा फोकस है, करंट अकाउंट डिफिसिट कर्टेल हो गया है। आपको खुद भी नहीं लगता बतौर साबिक वज़ीर ख़जाना की चीज़ें ठीक हो रही हैं? शाहज़ेब भाई, हर मईशत के अंदर इस 20 करोड़ लोगों की आवाम के अंदर कुछ विनर्स होते हैं, कुछ लूज़र्स होते हैं। अगर आप चीनी बेच रहे हैं और उन मिलों के मालिक हैं जिन्होंने चीनी का ज़ख़ीरा करा था और बेची नहीं थी, तो आप 60 रुपए की चीनी 100 में बेच रहे हैं, आप बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं इस वजारत से, इस हुकूमत से। लेकिन अगर आप चीनी के सारिफ़ हैं तो आपके लिए मईशत सही नहीं है। अगर आप आटे के सारिफ़ हैं और 35 की जगह आप 70 का आटा ले रहे हैं तो आपके लिए मईशत सही नहीं है। अगर आप बिजली के सारिफ़ हैं और आप डबल पैसों में बिजली ले रहे हैं या 1.5 गुना पैसों में बिजली ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ सर्कुलर डेट डबल हो गया है, जिस वजह से बिजली की रेट बढ़ाए गए थे, निर्ख बढ़ाए गए थे, और उमर अयूब साहब आते थे आपके प्रोग्राम में, मैं और उमर भाई आए हैं और मेरे दोस्त हैं, तो वो कहते थे कि हम सर्कुलर डेट कम करेंगे। भाई सर्कुलर डेट तो आपने डबल कर लिया है। जुलाई के महीने में 45 अरब रुपए का सर्कुलर डेट आप कर चुके हैं, सितंबर के महीने में 60 अरब रुपए का सर्कुलर डेट होगा। आपकी बिल रिकवरी रेट कम हो गया, आपका ट्रांसमिशन लॉस बढ़ गया, आपकी इनएफिशिएंसी बढ़ गई। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आपने अफरात ज़र जितना देखें पाकिस्तान में है इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, या महंगाई, साथ साथ आप ये देखिए कि फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है। गरीब आदमी जो कि सबसे ज़्यादा खाने के पैसों पर खर्च करता है, उसको आपने सबसे मुश्किल में डाला हुआ है। तो ये अगर आप ये समझ रहे हैं कि मतलब चीनी के 2 कारखानदार जो हैं, अगर वो चीनी महंगी बेचकर खुश हैं तो मईशत बढ़ गई है, या सीमेंट के 2 कारखानदार अगर सीमेंट बेच के खुश हैं और मईशत बढ़ गई है, तो ये आपके कारखाने वाले बेच तो आवाम को रहे हैं, यानी कि सेल्स में उनकी में इजाफा हो रहा है, यानी कि आवाम कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मईशत आगे बढ़ेगी। तो हुकूमत ये कह रही है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं यहाँ से। भाई तो मतलब अब हुकूमत ये कह रही है कि चीज़ें ठीक हो रही है, मतलब ये कि वो कहेंगे हम GDP बढ़ाएंगे, यही कहेंगे ना, GDP बढ़ेगी हुकूमत, चीज़ें ठीक होंगी। तो GDP तो जब मिफ्ता इस्माइल और शाहिद अब्बासी और ख़ास तौर पर जब मियाँ नवाज शरीफ छोड़ के गए थे तो 5.8% थी। आपने मनफी 0.4% पे अगर आपने थोड़ा सा कर भी लिया तो क्या कर लिया? मतलब आपने अब मतलब 2 साल तो आपने GDP कम करी, उसने तो आपने करनी नहीं, चीज़ें ख़राब थी। आपको जब 5.8% की ग्रोथ बुरी लग रही थी तो आपको 0.4 मनफी 0.4 कैसे अच्छी लग सकती है? हुकूमत के पास ऑप्शन क्या था? आपने 5.5% की ग्रोथ छोड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आपने एक बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा था। वो कहते हैं 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट, रिजर्व्स में पैसे नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं दे रहे, IMF के प्रोग्राम में जाना था, सऊदी अरब से पैसे मांगने पड़े, फॉरेन पॉलिसी में हमने देखा कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उसके बाद कभी मलेशिया जाए ना जाए। तो इस सारा का सारा प्रॉब्लम तो आप छोड़ के गए थे उनके लिए, जब उन्होंने कर्टेल किया तो उसमें ये हिट तो आनी थी इकोनॉमी में। ये जब से PTI आई है तो इन्होंने एक नैरेटिव कर दिया कि दुनिया में मईशत में मसला एक ही होता है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट एक मसला हो सकता है, लेकिन ये मईशत का वाहिद मसला नहीं है। मईशत की सबसे बड़ी स्टेटिस्टिक जो होती है वो GDP ग्रोथ होती है। $18 बिलियन तो हमने GDP में उस साल ऐड करे थे। देखें, हम $312 बिलियन की GDP छोड़ के गए थे, जो आज $270 से कम है। हम पाकिस्तानी का, हमारे हुकूमत में पाकिस्तानी की औसत आमदन थी $1650 या $1658, आज जो है वो $1390 से कम है। तो आपने हर पाकिस्तानी को 16% गरीब कराया। अब उसके अंदर आप देखें कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए उन्होंने डेफिसिट के अंदर इन्होंने डिवैल्यूएशन करा। मैंने डिवैल्यूएशन शुरू करा था, शमशाद साहिबा ने थोड़ा सा और डिवैल्यू करा, इनको 120 पे मिला, ये इसको 168 पे आज ले गए। आप 40-48 रुपये डिवैल्यू करने के बाद एक पैसे का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, $1 का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, 2 साल एक्सपोर्ट कम करे। सबसे आसान तरीका दुनिया में, अगर आपने किसी भी हुकूमत के अंदर टैक्स बढ़ाने का है, आप डिवैल्यू करें, टैक्स बढ़ जाते हैं। इनका टैक्स नहीं बढ़ा, तो इन्होंने डिवैल्यू करके करा क्या? क्योंकि आप वो फाइनेंस मिनिस्टर है ना जो इलेक्शन में आपके साथ गए, आप आखिरी बजट बना के गए थे, आप और क्या करते? इसका ऑल्टरनेट ये था, जो कि हुकूमत का दावा है कि जी हम डिफ़ॉल्ट करते, पैसे नहीं थे हमारे पास। देखिए, मैं तो आज मुझसे किसी ने प्रेसर में पूछा कि डिफ़ॉल्ट करेंगे, मैं कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप देखिए, हमारे सीनियर वुज़रा ने आके साथ साथ कहा मुस्लिम लीग को बुरा कहने के लिए कि हम बैंकरप्सी की तरफ देख रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ देख रहे हैं। ये अपने अपने कारोबार में कभी नहीं कहते थे कि हमारा कारोबार डिफ़ॉल्ट में है, जबकि इन लोगों के भी कारोबार बहुत ज़्यादा लेवरेज होते थे। आपके वुज़रा ने कहा 140 हो जाएगा डॉलर, जब 120 होता था रुपया। मतलब आप जब मिनिस्टर होकर ऐसी बातें थोड़ी कर सकते हैं। और कौन सा डिफ़ॉल्ट होना था, क्या डिफ़ॉल्ट हुआ है? उस वक्त भी हम जब गए थे तो $16 बिलियन तो आपके पास थे, जिसमें $9 बिलियन स्टेट बैंक के पास थे। अब आप देखें कि इन्होंने तो पहले साल गए भी नहीं। आपने करंट अकाउंट डेफिसिट आपका था
हमने डिवैल्यू शुरू कर दिया था, लेकिन हमने साथ साथ एक्सपोर्ट को रिबेट दिया। 13.5% आखिरी साल में एक्सपोर्ट बढ़ा है, 24 बिलियन का हम एक्सपोर्ट लेके आए। इन्होंने इसके बाद 40% डिवैल्यू किया, 1 पैसे का इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया, रिबेट इन्होंने खत्म कर दिया। इस सब में हुकूमत की यह गलती कि वो IMF के प्रोग्राम में देर से गए, जिसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई, इसके अलावा क्या गलती है? आप होते तो आप क्या करते? आप जैसे इलेक्ट होते, मैं बताऊं, आपने क्या नहीं जाना था IMF के पास, लेट जाना था? आपके पास क्या अल्टरनेट था? हालांकि इनको तो सऊदी अरब चाइना ने पैसे भी दिए, शायद आपको ना देते उस तरह। हमको नहीं दिए थे पैसे सऊदी अरब ने और चीन ने। हमने बात करी थी, चीन ने हमसे वादा किया था दे देगा, सऊदी अरब भी आगे पीछे कर रहा था, लेकिन हमने बात करी थी। लेकिन ठीक है, देखिए सच्ची बात यह है कि दोस्तों की इमदाद पे ममालिक नहीं चलने चाहिए, आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए। जैसे आप अपना बिजनेस जो है वो दोस्तों की मदद पे नहीं कर सकते, आप बैंकों से बात करते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसलिए नहीं दे रहे थे कि हमारे पास इंपोर्ट कवर नहीं था, तो पैसे नहीं दे रहे थे। जब तक आप IMF का प्रोग्राम नहीं करते तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन नहीं देता, वो बात ठीक है, मैं उसमें कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। देखिए आप सीधी सी बात है, आपने सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म किया। अक्टूबर नवंबर में इंटरनेशनल मार्केट्स में मैं जाके बॉन्ड बेच के आया हूँ 5 साल के और 10 साल के 6 से 7%, 7.25% तक के, ठीक है। ये 13.5% के ऊपर शॉर्ट टर्म ऐसे लेते रहे कि उन्होंने क्यों जाके बॉन्ड नहीं बेचे। अप्रैल 2018 में सिटी बैंक ने मुझे $2 बिलियन लोन देने की ऑफ़र करी थी। सिटी बैंक ने ये मैंने कहा कितने परसेंट, बोलता है 8%। मैंने कहा बहुत महंगा है, मुझे नहीं चाहिए। अप्रैल के अंदर ही मैंने क्रेडिट स्विस से मैंने 600 मिलियन री रोल किया। तो इंटरनेशनल मार्केट के उस वक्त लोग पैसे दे रहे थे। देखिए ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 6% बहुत सारे ममालिक ने करंट अकाउंट डेफिसिट किया है, और ग्रोइंग कंट्रीज शुड हैव अबाउट 2-2.5% करंट अकाउंट डेफिसिट, इतना होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली मीन्स कि फॉरेनर्स आर पुटिंग देयर सेविंग्स इनटू पाकिस्तान। आप अगर मशीन्स मंगवा रहे हैं, अगर हमने बिक्की बलो की हवेली का पावर प्लांट मंगवाया, हमने हब मंगवाया, पोर्ट कासिम पे मंगवाया, साहिवाल पे मंगवाया, तो हमको पता थी कि जब ये चीज़ें कम होंगी तो इम्पोर्ट खुद ब खुद कम हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं था। उसको आप ग्रेजुअली लेके आते ना मेरे भाई। बुखार के अंदर आप कीमोथेरेपी तो नहीं करते ना, ये बुखार में कीमोथेरेपी शुरू कर दी। नहीं, उन्होंने तो कहा कि ICU का मामला था, इसलिए हमें कीमो ही करनी पड़ेगी, ICU में ही ट्रीटमेंट करना। उन्होंने कहा हमें मईशत मिली ही ICU में, ये तो पहले उसे ICU से निकाल के हमें जनरल वार्ड में लाना है। ये अपने अल्फाज हैं हुकूमत के। देखिए 4% इन्फ्लेशन है, 5.5% ग्रोथ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ रहा है, इंटरनेशनली दुनिया आपको फाइनेंस करने के लिए तैयार है, आपके बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में बगैर डिस्काउंट के बिक रहे हैं, आपके इंटरनेशनल बैंक्स आपको पैसे देने की ज़रूरत है, तो कौन सा ICU था? अब आप देखिए कि प्राइस स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है। चीनी आपकी जो है 100 रुपये की मिल रही है गरीब आदमी को या किसी आदमी को भी, ठीक है। आटा आपने डबल कर दिया प्राइस में, हर अद्वियात जो है उसकी कीमत बढ़ गई, टमाटर, सब्ज़ी, दालें, क्या चीज़ महंगी नहीं हुई। इस वक्त 15 लाख लोग कोरोना से पहले खान साहब की हुकूमत आने के बाद अनएम्प्लॉयड हो गए थे। करोड़ नौकरियों की इन्होंने बात करी थी ना, उसी सूरत हाल में 15, अभी 25-30 लाख अनएम्प्लॉयड हो गए। 60 लाख लोगों को आपने खत गुर्बत से नीचे डाल दिया, और पता नहीं कितने लोगों को आपने फूड इनसिक्योर कर दिया, जिनको ये नहीं पता कि अब मैं खाना लूँगा या बच्चे की फ़ीस भरूँगा या अपने वालदैन की अद्वियात लूँगा। मगर आपने जाने से पहले 2 डिप्रिसिएशंस की, डिवैल्यूएशंस की, एक दिसंबर में की, फिर मार्च में की, और आपने मार्च में कहा कि 115 रुपये। अब मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा डिवैल्यू नहीं होगा। हमने आपसे उस वक्त भी सवाल किया कि इसे यहाँ रखने के लिए ना आपके पास स्टेट बैंक में पैसे हैं, आपको IMF के प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा। वो ज़रा देखिए कि आपकी बातें सही साबित हुई बाद में, या जो हमने सवाल किए थे वो सारे सही साबित हुए। देखिए आप, मैं चाह रहा हूँ आप दिखा दीजिए। आप कह रहे हैं कि डेलिब्रेट था, और यहाँ पर जितना ये लेवल है इस पर आप रोकना चाहते हैं, तो इस पर रोकने के लिए भी आपको स्टेट बैंक को इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो 8 माह के करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर हैं वो $10.8 अरब हैं। साथ ही आपके जो रिजर्व्स हैं वो $12.8 अरब हैं। 3 महीने की इंपोर्ट्स को मुश्किल से कर्टेल कर पाते हैं। तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें भी ये वैल्यू कैसे हो गई? अगर मार्केट फोर्सेस पर आप छोड़ेंगे तो स्टेट बैंक से इंटरवीन नहीं कराएंगे आप इस वैल्यू पर रोकने के लिए भी? शाह साहब, एक तो ये कि हम ये बात समझते हैं या हमने हिसाब करा हुआ है कि 115 रुपये जो है हमारी एक्सपोर्ट अच्छी तरह बढ़ जाएगी। बहुत सारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो वायबल नहीं थी वो वायबल हो जाएगी। 115 रुपये से हमें जो इंपोर्ट पे जो ड्यूटी मिल रही है वो भी बढ़ जाएगी। तो हमारा इस साल का बजट का जो खसा है वो भी बेहतर हो जाएगा। तो 115 रुपये इज़ अ फिगर दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद। आई थिंक स्टेट बैंक इज़ वेरी कंफर्टेबल विद। तो ये हम इस नंबर पे बड़े कंफर्टेबल हैं। तो इसको हम फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर मेरे ख्याल से मसला है ना, आप कंफर्टेबल हैं, आप कंफर्टेबल है, दैट इज फाइन। बट एक मसला है, मैं फिर इस सवाल को और ज़्यादा रिफ्रेश करते हुए उसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूं कि अगर आप इस लेवल पर कंफर्टेबल हैं और मार्केट फोर्सेस पर छोड़ें तो एडजस्टमेंट आ जाएगी और ज़्यादा नीचे चला जाएगा, आपके कंफर्ट का फायदा नहीं होगा। मगर अगर आप इंटरवीन करेंगे तो इंटरवीन करने के लिए पैसे नहीं है स्टेट बैंक के पास। $12.8 अरब बचे हुए हैं रिजर्व्स में, जो कि 3 महीने से भी कम की इंपोर्ट्स हैं। तो आप कैसे मैनेज करेंगे अपने कंफर्ट के साथ भी इसको इस लेवल पर?
मैं इस लेवल पे इसलिए कंफर्टेबल हूँ कि मैं समझता हूँ कि इस लेवल पे अगर हम छोड़ दें तो स्टेट बैंक को इंटरवीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त मैं जानता हूँ कि मेरा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, इंपोर्ट मेरा जो है वो एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस से भी ज़्यादा है। तो थोड़े से अगर स्टेट बैंक को ज़ाहिर है कि इंपोर्ट के डॉलर्स देने पड़ते हैं तो स्टेट बैंक थोड़ा सा वो खर्च करेगी। लेकिन जो अभी हमने हिसाब लगाया है तो अगले 4 महीनों में बिटवीन नाउ एंड जून हमारी एक्चुअली रिजर्व थोड़ी सी पोजीशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जो हमको पैसे आने लगे हैं दूसरी जगहों से, कैपिटल ट्रांसफर्स जो होने लगे हैं वो ज़्यादा हैं $600 मिलियन से। तो वी थिंक आवर रिजर्व्स विल एक्चुअली गो अप बाय $600 मिलियन बिटवीन नाउ एंड फरवरी। ये वाकईतन रुपये की डेप्रिसिएशन आपकी पॉलिसी है या असल में ये एक पैगाम है कि अगर IMF का अगला प्रोग्राम लेना है तो उससे पहले रुपये को डेप्रिशिएट करना है, डिवैल्यू करना है, क्योंकि IMF ने कहा है अदरवाइज प्रोग्राम मिलेगा नहीं, जिसका मतलब है कि हम IMF के एक और प्रोग्राम में जा रहे हैं। मैं शादेब मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मेरा कोई इरादा नहीं है, और मैं तो खैर 2 महीने के लिए हूँ, इसके बाद कोई आएगा टेम्प्रेरी, फिर जो भी अल्लाह ने चाहे इलेक्शन में जीत के आएगा। मेरा कोई इरादा नहीं है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इस वक्त कोई इरादा नहीं है कि हम IMF के प्रोग्राम में जाएँ, और ना हम समझते हैं कि ज़रूरत है। फिर हम IMF के पास भी गए, 115 पर रुके भी नहीं, एक्सपोर्ट भी हमारी बढ़ी नहीं, पैसे नहीं मिल रहे थे, कभी सऊदी अरब जा रहे थे, कभी मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहे थे, कभी कतर जा रहे थे वज़ीर आज़म। देखिए मेरा इंटरव्यू तो लंबा, तो आपने शॉर्ट चला दिया, शुक्रिया आपका। आपका अपना था तो मुझे उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए गुजारिश ये है कि जो मैं बात कर रहा था कि देखिए एक तो ये कि फाइनेंस मिनिस्टर कभी अगर ये 115 पे मैं ये बोलूँ कि मेरे ख्याल से 125 हो जाना चाहिए, तो दूसरे दिन मार्केट में 125 हो जाएगा। तो मैं जो भी अगर मैं सोच रहा हूँ मैं वो उस तरह तो नहीं बोलूँगा, मैं फोर्सिबल फ्यूचर की बात कर सकता हूँ। हमने जो बजट बनाया था उसके अंदर हमने 117 साढ़े 17 रुपये रखा था कि साल के एंड में 120 हो जाएगा, और अब्बासी साहब और मुझे आपस की बात हम लोग करते थे कि 125 तक हम साल के आखिर तक हो जाएगा, मतलब दूसरे साल के आखिर तक, फिस्कल ईयर तक। ठीक है, मेरी गुजारिश ये है कि आप डिवैल्यू कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन या नहीं करें वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप 40% डिवैल्यू करते हैं और 1 रुपया आप टैक्स में नहीं बढ़ा सकते। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आधा पैसा हमारे जो है FBR को पोर्ट से मिलता है, कस्टम ड्यूटी में, सेल्स टैक्स में और इनकम टैक्स में। अगर मैं 20% डिवैल्यू करता हूं तो 10% तो मेरा ऐसे ही रेवेन्यू बढ़ जाना चाहिए। डिवैल्यू करने के बाद इंपोर्ट कम हुआ है डॉलर्स में, रुपए में कम नहीं हुआ है। आज भी रुपए में डॉलर जो है वो बढ़ा है। इन्होंने जो है वो डिवैल्यू करा, 1 पैसे का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। हमने कहा था कि देखो यार पाकिस्तान के अंदर गैस महंगी है, बिजली महंगी है, लिहाजा हम एक्सपोर्ट की रिबेट्स दे रहे थे। मियाँ नवाज शरीफ ने मेरे घर पे अक्टूबर 16 में डार साहब के साथ आए और उन्होंने बात करी, नवंबर में डार साहब ने अनाउंस किया, फिर अगस्त में जब अब्बासी साहब आए तो उनको डार साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमने और रिबेट को बढ़ाया, हमने रिबेट दी, हमने 13.5% ग्रोथ ली उस साल। ये इतने आके हमको बोलते थे कि हम नालायक हैं। भाई आपने 40% पाकिस्तान को सस्ता कर दिया, पाकिस्तान के लोगों को गरीब करा है, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ा लेते, एक्सपोर्ट आप नहीं बढ़ा सके, आपने रिबेट का प्लान बंद कर दिया पूरा। उसके बाद आपने कहा अच्छा हम डिवैल्यू कर रहे हैं, आपने 1 पैसा जो है वो आपने 1 पैसा आपने FBR के अंदर नहीं बढ़ाया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। 5555 अरब रुपए शब्बर जैदी साहब ने हदफ रखा था और पहुँचे हैं वो 4000 पे। यार आप सोचे तो सही कि 5555 पे आप 4000 कह रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह मैशत चलती है। 5 आप FBR के चेयरमैन कोरोना ना होता तो 40-47 अरब रुपए शायद कर जाते। मेरी बात सुने, कोरोना से पहले भी इनकी शक्लें नहीं थी, चेक एक तो 43 से 44 अरे मेरे भाई इस साल तो इस देखा ना, फिर अगर उस साल कर लेते तो फिर इस साल जो है ये ग्रोथ की बात करें तो इस साल 5000 टारगेट होना चाहिए था। हमने 4900 है आसपास है। हमने आप ये देख लीजिए कि ये कितने कर लेते हैं, 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस पे। आप कह रहे हैं इस दफा 4900 अरब रुपए नहीं होगा? भाई भी इनके तेवर हैं। आप देखें ना, ये बिजली के इन्होंने निर्णय बढ़ाई, बिजली के सर्कुलर डेट डबल कर दिया। इस वक्त 2 IMF ने किस्तें नहीं दी हैं, ठीक है। अब आपको IMF के पास बिजली के कारखाने आप लोगों ने महंगे लगाए, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रहा है। वैसे वादा उनका था कि दिसंबर में 2020 में वो 0 कर देंगे सर्कुलर डेट, उन्होंने कीमतें बढ़ाई, वो नहीं कर सके, वो उनका फेलियर है। मगर उन्होंने 94 2002 के जो पावर प्लांट्स थे मुशर्रफ दौर के और पीपल्स पार्टी दौर के, उनसे वो निगोशिएट कर चुके हैं और उनका ख्याल है कि 2015 से भी। मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि जो बिजली के कारखाने बिक्की बलोकी हवेली बहादुर शाह में मुस्लिम लीग ने लगाएं, उसका पर यूनिट कॉस्ट देख लें, ठीक है, और उसका पर यूनिट कॉस्ट देख लीजिए जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में लगे हैं, ओरिएंट, सैफ, हेलमोर, लिबर्टी, इन सब का पर यूनिट कॉस्ट देख लीजिए। अगर हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम नहीं हो, हमको आप फिर से जेल में डाल दीजिए। आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम है, मगर जो टोटल कॉस्ट भी कम है। डेट की वजह से अप फ्रंट शुरू के सालों में फिक्स्ड कॉस्ट है, उसकी पेमेंट ज़्यादा है। मैं गुजारिश करता हूँ, देखें फर्नेस, देखें ये PTI की हुकूमत ने कुछ दिनों पहले डीजल से बिजली बनाई है, 30 रुपए के ऊपर यूनिट लिया है, जबकि 13 रुपए 14 रुपए 15 रुपए में इनको नेचुरल गैस से LNG से यूनिट मिल सकता था। अब अगर आप LNG जिस पे यूनिट पे चल सकता है उसको आप डीजल से बनाएंगे तो हमारा कसूर नहीं है ना।
आप अगर बार बार LNG इंपोर्ट करना भूल जाएं और फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर लेते हैं, अल्लाह जानता है क्यों, मैं खुदा ना करता कोई नहीं कर रहा हूँ, आप LNG फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और आप LNG की जगह फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं जिसकी 28 से 30% के एफिशिएंसी के जामशेरों में प्लांट चल रहे हैं और बिजली महंगी होगी, हमारा कसूर नहीं। अब सुन लीजिए, बिक्की बलोगी हवेली बहादुर शाह के अंदर अगर आप प्लांट चलाते हैं आपको 12-13 रुपये टोटल कॉस्ट आएगी, वेरिएबल फिक्स सब मिलाकर। आप देख लीजिए कि इससे सस्ता कोई प्लांट है। द ओनली थिंग चीपर इज कोल प्लांट्स, वो भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में लगे हैं। आप देख लीजिए कि अगर इनसे सस्ता कोई भी प्लांट हो, मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो लगे हैं वो भी महंगे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में 94 में प्लांट लगे हैं, हपको के फर्नेस ऑयल के प्लांट हो जो कि अब बंद हो गए, वो उसको भी आज महंगे हैं, वो भी प्लांट्स महंगे हैं। हमने सबसे सस्ते प्लांट लगाए। फिर क्या वजह है कि बिजली की कीमतें बढ़ाने के बावजूद हुकूमत अपनी जेब में तो नहीं ना ले जा रही? ये क्या वजह होगी कि 1100 अरब डॉलर का जो था वो 2200 अरब डॉलर हो गया, हालांकि इसको जीरो करना था इन्होंने। वो महीने के 40 अरब डॉलर हो गया, आप कह रहे हैं सितंबर में 65 अरब डॉलर हो जाएगा, वो 65 अरब रुपए हो जाएगा मजे के साथ 1100 अरब रुपए से। ये कैसे? देखिए, मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा हूँ कि हुकूमत अपनी जेब में लेके जा रही है, आप भी कह रहे हैं कि नहीं लेके जा रही, लेकिन आपको याद है कि हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि 10 रुपये की बिजली है 16 में बेच रहे हैं तो नवाज शरीफ या वज़ीर आज़म 6 रुपये लेके जा रहा है। आज वो बिजली 22 रुपये की बिक रही है। हम ये नहीं कह रहे कि 12 रुपये ऊपर से कौन लेके जा रहा है, छोड़ दें। अब हुकूमत अपनी जेब में नहीं जा रही, लेकिन कोई अहलियत भी कोई चीज़ होती है ना भाई। जब 83% पे ख्वाजा आसिफ को आपने दिया था, वो 94% पे ले गया बिल रिकवरी, आप उसको वापस 80% पे ले आए हो, 22% से 18% पे लेके आए थे। बहुत ज़्यादा हमने कोई तीर नहीं चलाए थे, लेकिन 22% से 18% पे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को लेके आए थे। आज वो 19% से तजावुज़ कर दिया है। अगर इनको काम नहीं आता, मुझे बताइए कि अद्वियात के अंदर क्यों डबल प्राइसेस बढ़ी हैं। मुझे बताइए कि एविएशन के अंदर अद्वियात में बहुत मसला, पेट्रोलियम में बहुत मसला हुआ, गुलाम सरवर साहब इंपोर्ट करना भूल गए, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर लिया इन्होंने, यहाँ पर लोड शेडिंग हुई पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने एविएशन में डाल दिया उनको। एविएशन के अंदर पूरी पाकिस्तान की एयरलाइन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। इसमें क्या हमारा मुस्लिम लीग नून का कसूर था? मतलब अगर इनको बिजली चलाने नहीं आती तो हमारा कसूर? वज़ीर आज़म ने इस इशू की हैंडलिंग की गलती मानी है जो PIA का था, मगर वज़ीर आज़म ने लर्निंग ऑन द जॉब भी माना है कि जी हमने सीखा है 2 सालों में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बॉटम था वो मईशत ने देख लिया। आप खुद समझते हैं कि यहाँ से अब चीज़ें बेहतरी ही की तरफ जाएंगी। हुकूमत ने भी सीख लिया, ओवरऑल इंडिकेटर्स यहाँ से बेहतर होंगे। जो वर्ष था तहरीक इंसाफ के पहले साल के मुकाबले में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दूसरा साल और तीसरा साल बेहतर होगा। आपके शुरू के 2 साल से नहीं, मगर खुद तहरीक इंसाफ के अपने 2 साल से। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये पता नहीं कब सीखेंगे। आज 2 साल बाद इन्होंने कहा हम सीख रहे हैं, अगला अभी इन्होंने कहा कि हम सीख चुके हैं, अब हम अगला कर लेंगे। अगले साल हम बैठे होंगे ना शादेब भाई, तो बोलेंगे यार हम सीखे तो थे, गलत सीख गए थे। ये मुझे बताइए कि ये कौन सा सीखा है कि पंजाब हुकूमत के अंदर आज पैसे देकर DC लगाए जाते हैं। पंजाब हुकूमत के अंदर आपको वीट प्रोक्योरमेंट ऑफिसर जो है वो पैसे के बाद पोस्टिंग होती है। ये 10 साल के ये आपका इल्जाम है ना, इसका कोई एविडेंस नहीं है। मेरे भाई इस पाकिस्तान के अंदर मेरी बात सुने, आप ये देखें ना, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शुगर इंक्वायरी कमीशन के अंदर और वीट इंक्वायरी की जो बातें करते हैं लोग, उनको पूछिए आप शुगर के अंदर क्या जरूरत थी 3 अरब डॉलर देने की, 3 अरब रुपए देने की सब्सिडी की, उसके बाद मुज़ार साहब भूल गए। ये चीज़ सीख रहे हैं, ये क्या सीख रहे हैं? वज़ीर आज़म ने मुझे आप बताइए FBR के अंदर एक्सपोर्ट अलाउ की तो ये आगे कि हम गन्ना नहीं खरीदेंगे, ब्लैकमेल किया इसलिए सब्सिडी देनी पड़ी, रिबेट देना पड़ा। तो इमरान खान साहब ब्लैकमेल हो गए, असद उमर साहब ब्लैकमेल हो गए, और ब्लैकमेल के जहांगीर तरीन से हुए, खुसरो बख्तियार से हुए। 40% तो पंजाब की जो इंडस्ट्री है उनका तो मालिक उनके काबीना में बैठा है। मतलब अब ये ब्लैकमेल हो जाना भी कहते हैं कि फिर हम भी कह देंगे कि यार अच्छा ब्लैकमेल हो गए थे। ये कौन सी बात है यार कि हम अभी अगले साल तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सब्सिडीज, मेरे भाई आपके जो वज़ीर आज़म थे शायद खान अब्बासी साहब, उन्होंने भी बहुत ज्यादा 105 का डॉलर और 140 का डॉलर, यार कोई हिसाब तो करो यार। वो इंटरनेशनल प्राइसेस को देखो। अगर सब्सिडी आपने दी हो जरूरत पे, क्योंकि कॉस्ट इन पाकिस्तान इज मोर देन शुगर कमीशन ने रिपोर्ट में लिखा है कि ये फैक्टर देखना चाहिए था। पंजाब हुकूमत ने माना है कि ये हमसे सरफे नजर हो गया, हमें देखना चाहिए था कि डॉलर इनसे होता है तो सरफे नजर होता है। अच्छा ठीक है, सीख रहे हैं, मतलब रिपोर्ट में नहीं मैं कह रहा हूं सीख रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि इस वक्त ये इतना सीख चुके हैं, या फिर इस वक्त इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है, मुझे एज एन इकोनॉमिस्ट बता दें, PMLN के लीडर के तौर पर तो आप बात कर ही रहे हैं, एज एन इकोनॉमिस्ट बता दें कि यहाँ से चीजें बेहतर होने जा रही हैं या नहीं। बॉटम हमने देख लिया। कम सियासतदान पाकिस्तान में इतने वेस्टेड होंगे पाकिस्तान में जितना मैं हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट दिस कंट्री टू डू वेल, आई वॉन्ट दिस कंट्री टू सक्सीड। मेरे तो पैसे लगे हैं इस मुल्क में, ठीक है। मेरा तो खानदान का कब्रस्तान भी इस मुल्क में है, तो मैं तो ठीक है, मैं तो चाह रहा हूँ कि अच्छा हो जाए। जुलाई के अंदर अगर इन्होंने पहली मरतबा 24 महीनों के बाद FBR ने अपना टारगेट मीट किया है, मैं तो खुश हूँ इस बात पे। मैं तो तारीफ़ करता हूँ कि एहसास प्रोग्राम में इन्होंने बड़ा अच्छा किया कि गरीब लोगों को पैसे दिए।
बड़ा अच्छा होता कि आज फूड इन्फ्लेशन कम होता तो सारे गरीब लोग बेटर ऑफ होते। मैं लेकिन फिर भी खुश हूँ कि चलो एहसास प्रोग्राम इन्होंने किया है। मैं मतलब मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप $1650 से $1380 पे पाकिस्तानी को ले आएंगे और 16% गरीब कर देंगे, जब आप बिजली के निर्ख बढ़ाकर पाकिस्तान के अंदर सर्कुलर डेट डबल कर देंगे, जब आप गैस और बिजली की कीमतें जो हैं उसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम कर देंगे, जब आप 13-13.5% इंटरेस्ट ले जाके सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बंद कर देंगे तो तनकीद तो होगी ना भाई। मगर अब शरह सूद नीचे आ गई है। मैं आगे बड़ी अच्छी बात, आगे आपको लगता है चीज़ें बेहतर होंगी? मेरी तो दुआ है, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, वंस बिटन ट्वाइस शाय, ये 2 साल के अंदर जो इनका कारनामा मैंने देखा है, मुझे कोई उम्मीद नहीं आती। मुझे सितंबर अक्टूबर में देखें, सितंबर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जब $60 बिलियन रुपए का सर्कुलर डेट होगा तो ये जागेंगे और ये प्राइस बढ़ाएंगे। ठीक है, जब एक मरतबा प्राइस बढ़ाएगी एक और मसला आएगा। सितंबर अक्टूबर में कभी ना कभी इनको डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ख़ास तौर पर थोड़ी सी इकोनॉमी चली तो इंपोर्ट बढ़ेगा, अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो इनको डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। IMF के पास जाना पड़ेगा। अब वो भी अगेन देखें ना, IMF के पास जाएंगे तो IMF बोलेगा अच्छा हमको टैक्स का प्लान बताओ, हमको ये बताओ कि तुम एक्सपेंडिचर्स क्या कर रहे हो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स बंद कर दिए। आप देखें कि मैं नहीं बोलता हूँ, आप डॉक्टर शीरीन मज़ारी जो कि फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, उनका स्टेटमेंट देखिए कश्मीर के बारे में। मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे तो नहीं पता। सऊदी अरब से आपने झगड़ा मोल लिया, चीन से आपने झगड़ा मोल लिया। हाँ, बड़ी अच्छी बात है कि आपने सोमालिया से और आपने स्वीडन से दोस्ती रखी हुई है, वो ज़रबुल मिसल दोस्ती है, लेकिन भाई जो 2 ममालिक। वैसे बहुत शुक्रिया, मिस्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनके ख्याल में मईशत यहाँ से भी उन्हें बेहतर नज़र नहीं आती है। हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि अब यहाँ से मुआशी अशारिये बेहतर ही नज़र आएंगे। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज सऊदी अरब ने भी बयान जारी कर दिया है। सऊदी अरब के वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने जर्मनी में मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाली डील पर तबसरा करते हुए कहा कि इस डील से इसराइल की तरफ से वेस्ट बैंक के इलाके को एकतरफा तौर पर अपनी हुदूद में शामिल करने का रास्ता रुक गया है, जिसे मस्बत अंदाज में देखा जा सकता है। लेकिन सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर पर इस डील की हिमायत नहीं की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सऊदी अरब इसराइल से ऐसा ताल्लुक इस शर्त पर कायम करने को तैयार है जब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुआहिदा होगा, और एक बार ये हो गया तो सब कुछ मुमकिन है। यानी सऊदी अरब ने इसराइल से बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम रखने के लिए फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदे की शर्त रख दी है। तो क्या ये शर्त आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी या मामला मज़ीद पेचीदा होता जाएगा? क्योंकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहिदे की मजम्मत की थी। दूसरी तरफ गजा में कशीदगी है, मुसलसल 8वां दिन है। इसराइली फोर्सेस गजा में हमास के ठिकानों को निशाना बना रही हैं और इसराइल ने गजा में जंग की धमकी भी दी है। इसलिए सऊदी अरब का बयान अहम है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म ने इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक एक वाज़ेह पोजीशन ली है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हमारा इसराइल के मुतालिक मौक़िफ़ 1948 में कायदे आज़म ने वाज़ेह कर दिया था, जब उन्होंने कहा था कि हम इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीन को उसका हक़ नहीं मिलता, उनकी आबादकारी के मसाइल हल नहीं किए जाते। अगर हम फ़लस्तीन के मसले को तस्लीम नहीं करते तो हमें कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ से भी पीछे हटना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता और फ़लस्तीनियों को तनहा छोड़ना मेरे लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म के इस बयान को आलमी मीडिया में कवरेज मिली। फ़लस्तीन के सफारत खाने ने भी इस बयान का खैर मकदम किया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसराइल से मुताल्लिक दीगर मुस्लिम ममालिक क्या फैसला करते हैं, क्योंकि इम्कान है कि बहुत जल्द व्हाइट हाउस में मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइली हुकाम के दरमियान तारीखी मुआहदे पर दस्तखत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।